स्वागत तब करना अच्छा लगता था जब मैं आपके बीच में तब आता था जब आपके चेहरे पर आशीर्वाद, प्यार, खुशियां, उम्मीद, उमंग होती थी। और आज जिस वजह से भी आया हूं, स्वागत करने योग्य तो नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे कदम हैं, जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं, उस कदम का स्वागत तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग करें। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आपके सहयोग के बगैर कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता था कि आज हिंदुस्तान के अंदर इतने ढेर सारे लोग या इतनी बड़ी जनता जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया कि 2, 4, 5, 10 करोड़ नहीं, 100, 200 करोड़ नहीं, बल्कि कई हजार करोड़ कंपनी बना दिया। ये हमारी मेहनत के साथ साथ आपके विश्वास, इन दोनों की मिली जुली एक ऐसी कोशिश थी जिसने यहां तक पहुंचाया। अदरवाइज मेहनत भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है इकलौता मैं नहीं, हिंदुस्तान के अंदर से मेहनत किया हो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतना पब्लिक का प्यार, इतना विश्वास लोगों को नहीं मिल पाता है। आज उसी प्यार और विश्वास की वजह से ही मैं आपके बीच में इस मुहिम को शुरू किया हूं कि मैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचूं, सही जानकारी दूं, ताकि जो रिश्ता बना हुआ था उसका लोगों ने अब तक इस्तेमाल किया, उस रिश्ते पर कलंक न लगने पाए। और आप कहीं भी रहें, दुनिया किसी भी कोने में रहें, आपकी जिम्मेदारी में निभाने के बाद कम से कम आपकी नजरों में वो प्यार या विश्वास पाऊं या ना पाऊं, लेकिन कम से कम इतना तो ना रहे, कहीं भी रहे तो आप मुझे अपनी दुआओं में ना सही लेकिन बद्दुआओं में याद रखें। कभी भी 2013 में मैंने नहीं सोचा था कि एक ऐसी कंपनी की मैं गणना और रचना करने जा रहा हूं जिसमें ऐसा भी दिन आएगा 2020-21 में कि मुझे सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बड़ी दिलेरी से काम किया था। कभी भी किसी भी तरह के कस्टमर या एसोसिएट किसी के साथ कभी ना मैंने कोई सौदेबाजी करी, ना गलत बयानी करी, ना कभी बैंक से 1 रुपए का लोन लिया इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद, ना किसी को लोन पे प्रॉपर्टी दिलवाई, और ना तो मैंने किसी से उधार लिया, ना कर्जा लिया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मेरे पास आए मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, और आज भी आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात बोली कि मेरे कस्टमर और मेरे एसोसिएट जब तक मेरे साथ में है तब तक मैं 1 रुपए किसी और से नहीं लेता हूं, जबकि उनसे पैसा लेने को मुझे किसी कमीशन नहीं देना होता, लेकिन आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे ऊपर मुझे 50% के आसपास कमीशन देना पड़ता। कभी भी 2013 में ऐसा नहीं सोचा गया था कि ये दिन आ जाएंगे, नौबत आ जाएंगी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, इवन 19 के मध्य तक ये इंसान अपनी प्लानिंग, अपनी बातचीत, अपने काम के तौर तरीके, अपनी ईमानदारी, इन सब चीजों से न जाने कितनों के घरों में, ड्राइंग रूम में उसकी फोटो लगी थी, बेडरूम में फोटो लगी थी। लोगों ने हद कर दिया था कि अपने मंदिरों तक में फोटो लगा लिया था लोगों ने। न जाने कितनों की मोबाइल के ऊपर, उनकी डीपी में, उनके स्टेटस में, और बहुत जगह पे आप सभी ने स्थान दिया था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये मान सम्मान जो 5-6 सालों तक मिला, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, जिसे लोगों ने भगवान की तरह माना, ये का 19 के लास्ट से लेकर के 20 के मध्य तक ऐसा क्या हो गया कि इंसान महापापी हो गया। लोगों का मत बनना शुरू हो गया कि मैं पैसा लेकर भाग गया। मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मेरी मीटिंग 3 चरणों में होगी। पहला चरण आपके कंफ्यूजन दूर करना, दूसरा चरण मैंने किया क्या इस बीच में, और तीसरा चरण मैं करने क्या जा रहा हूं, ताकि आपको आपका जवाब मिल सके। 2019 के आखिरी से 2020 के मध्य तक मेरे ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए कि मैं पैसा लेकर भाग गया, जबकि हकीकत ये नहीं थी। 2019 के आखिरी से 2020 के मार्च तक की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन लगने से पहले तक, और 19 के लास्ट की मैं अगर बात करूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो मैं मंथ दे रहा हूं, इस मंथ को आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। आपका खुद का अपना सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के जरिए, अदरवाइज हमारा बैंक अकाउंट डिफ्रीज होते ही वो स्टेटमेंट मैं भी शेयर करूंगा। कंपनी को खड़ा करने के लिए, लायबिलिटी उतारने के नाम पे नहीं, क्योंकि लायबिलिटी इतनी बड़ी थी, मुझे लायबिलिटी नहीं लगती लायबिलिटी, वो जो 4 महीने का गैप हो गया था, मई से जून, जून से जुलाई, जो मेरे साथ हादसा नेपाल में घटा था, उससे 2 महीना पहले से
मैंने ट्रांजेक्शन्स को रोके हुए थे। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको हमने कुछ पैसे कराए थे, लेकिन ट्रांजेक्शन रोके थे और लोगों से कहा गया था कि इलेक्शंस के बाद, चुनाव के बाद ट्रांजेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो पाएंगी। अगर देखा जाए तो मेरे साथ हादसा हुआ, 20 जून को बाहर निकला मैं, जुलाई तक समझ में आई चीजें, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 4 महीनों के अंदर अंदर मेरे पास जो लोग आते गए रास्ता देने के नाम पर मैंने तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का फंड दिया, जो कि बैंक रिकॉर्ड में है, बाहर में नहीं है, बैंक के रिकॉर्ड में है। ये फंड लायबिलिटी के नाम पर, ये फंड टीमों को कंपनी चलाने के लिए, ताकि जो प्रेशर आ रहा है कस्टमर का उनको पैसे दे देकर लोगों को काम पे लगाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम है, उस टीम की डिमांड है कि साहब 2 करोड़ रुपए अगर दे दिया जाएगा तो जो कस्टमर परेशान कर रहे हैं, छोटे कस्टमर, उनकी लायबिलिटी उतार करके उनसे काम कराया जा सकता है। तो वो सिर्फ काम खड़ा करने के लिए कितना पैसा दिया गया, चलो जो कस्टमर परेशान करते हैं, जो कस्टमर परेशान कर रहे हैं, उन सभी कस्टमर्स को अगर एक विश्वास बनना शुरू हो जाए तो काम हो जाए। बदले में हुआ क्या, ऑफिस के बाहर ऐसे उठाई गिरो कि ऐसे लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई ऑफिस के बाहर, जो बाहर कस्टमर को समझा करके उग्र करके भेजते थे अंदर की, जाओ जाकर उपद्रव करोगे, तोड़फोड़ करोगे, गाली गुप्ता दोगे तो पैसा मिलेगा। और स्टाफ के साथ आकर के सौदेबाजी करते थे कि अगर इनका काम आज नहीं हुआ तो FIR कर देंगे, पुलिस में उठा ले जाएगी। ये खेला शुरू हुआ। रिकॉर्ड विभाग देखेंगे तो आप ये पाएंगे हमारे ऑफिस तोड़फोड़ होने के बाद भी ऑफिस खोला जाता था। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, कोई लेकर के R स्क्वायर ऑफिस में आकर के पेट्रोल डाल दे रहा है स्टाफ के ऊपर, कोई हमारे लेडीज स्टाफ को बंद कर दे रहा है, कोई स्टाफ के ऊपर आरोप लगा के उनके खिलाफ FIR कर दे रहा है। मैं वहां शुरू करता हूं जहां से मेरे रास्ते रोके गए, पैसे दिए गए, प्रेशर में पैसे लिए गए, लोगों को पेमेंट ट्रांसफर किए अकाउंट डिपार्टमेंट से। ये 150 करोड़ देने के बाद भी हमारे बैंक रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कई कस्टमर के पैसे सारी टीमों ने वापस ट्रांसफर कराए। एक बार कोर्ट का आदेश आ जाएगा, मैं नाम के साथ आपको दूंगा कि हाँ किसको कितने पैसे दिए गए। इसलिए नहीं मैं किसी खिलाफ भड़काना चाहता हूं, इसलिए अगर किसी ने उनमें से मुझे बुरा कहा है तो फैसला आपको करना होगा कि बुरा मैं किया था, बुरा उन्होंने किया। अब मेरा एक सवाल है अपने सभी कस्टमर से, और क्षमा करिएगा मैं अगर कोई सवाल कर रहा हूं तो मैं समय पास करने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपके मन से शंका निकालने कर रहा हूं। जिसके ऑफिसेस लगातार खुल रहे हों, मेरे नेपाल हादसे के बाद भी एक दिन ऑफिस नहीं बंद किया गया। नेपाल से निकल के आने के बाद कस्टमर का रेला ऑफिस के अंदर आता था, तोड़फोड़ करता था, गाली देता था, पुलिस को बुलाता था, उसके बाद भी ऑफिस खोला जाना बंद नहीं किया गया। ऑफिस के अंदर उपद्रव किया गया, ऑफिस के अंदर मिट्टी के तेल डाल दिया गया जलाने के लिए ऑफिस को, हमारे ऑफिस में। मुझे आप बताइए कि यदि आपका कार्यालय होगा तो क्या आप उस ऑफिस को खुला रखेंगे, अपने लोगों को खतरे में डालेंगे, अपने स्टाफ का जान खतरे में डालेंगे? महिला स्टाफ, वहां पे महिला कर्मचारी थे, क्या उनको खतरे में डालेंगे आप? मेरे भाई मजबूरन मुझे अपने ऑफिस बंद करने पड़े। हम अपने ऑफिस बंद करके नहीं भागे थे, हमारा ऑफिस बंद करवाया गया, हमारे ऑफिस में उपद्रव करवाया गया, हमारा ऑफिस बंद कराया। ऑफिस बंद होने तक हमने पेमेंट ट्रांसफर किए हैं लोगों को। इसके बाद हमारे कुछ ऐसे ऑफिस थे जिन ऑफिस के बारे में लोगों को नहीं पता था। विभूति खंड में एक ऑफिस हमारा था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। नोएडा में हमारा एक ऑफिस था जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था। दिल्ली में हमारा एक ऑफिस था जिसके बारे में कस्टमर को नहीं पता था। वहां का पता निकाल कर वहां भी जाकर उपद्रव करने की कोशिश की गई और वहां भी कहा गया कि अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो ऑफिस तोड़फोड़ कर देंगे। इंडिविजुअल कस्टमर्स की इतनी ज्यादा प्रेशर आने शुरू हो गए कि सारे लोगों का सोच पाना असंभव होने लग गया। इंसान होने के नाते सोचिएगा कि यदि कार्यालय नहीं खुलेगा, स्टाफ नहीं बैठेगा, हिसाब किताब नहीं मिलेगा, तो क्या मानसिक अवस्था वही रह जाएगी कि कंपनी आपका पैसा दे सके आपको? शायद मेरे ख्याल से मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो ऑफिस बंद कर देता और बंद करने के साथ साथ कंपनी का कोई भी लायबिलिटी उतारने की प्लानिंग न करता। लेकिन ऑफिस बंद करने के बाद भी स्टाफ के द्वारा घर से काम करवा करके, रिकॉर्ड है देखिएगा, आप लोगों की लायबिलिटी उतारने की कोशिश की गई। लेकिन उस बीच में उन लोगों ने जो ऑफिस उपद्रव करते थे उन लोगों ने FIR के लिए उकसाना शुरू किया। FIR की अधिकता होने के कारण कंपनी के ट्रांजेक्शन जो बैंक अकाउंट से होते थे, पुलिस ने वो सारे के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए। रिकॉर्ड उठा के देखिए 2019। और जिस दिन बैंक अकाउंट सीज हुआ है उससे ठीक एक दिन पहले पेमेंट ट्रांसफर कस्टमर को किया गया। यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, इस बीच में अगर आप में से कोई जानकार होगा तो देखिएगा, इस बीच में कंपनी के अकाउंट में
दुबई के बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर किए गए हैं। इंडियन अकाउंट से दुबई अकाउंट पैसे नहीं मंगाए गए हैं, बल्कि दुबई अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किए गए। ये एक बात इस बात का सबूत है कि अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं दुबई से पैसा इंडिया नहीं भेजता। बैंक में भेजा है, बैंक अकाउंट में शाइन ज्वाइन ज्वेलरी इस नाम का बैंक अकाउंट है यहां का LLC, और इंडिया के शाइन ज्वाइन ज्वेलरी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो मैं इसको करके बहुत बड़ा चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत लाइबिलिटी का काम किया, लेकिन मैं अपनी नियत की बात करता हूं कि कंपनी ने पैसा वापस करने की नियत रखी थी। बैंक अकाउंट सीज जब हुए तो बैंक अकाउंट सीज होने के बाद हम सभी लोगों ने जब अपने आप को असमर्थ पाया तो इसके बाद दूसरा रास्ता चुना गया, लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कन्वर्जन कराने। लैंड कन्वर्जन करा करके जिन लोगों को रजिस्ट्री कराते जाते थे उनके साथ एफिडेविट लेकर के डिपार्टमेंट में जाकर के हम अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करने का एप्लीकेशन देते, लेकिन इस बीच की जो प्रक्रियाएं थी, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी हजारों रजिस्ट्रियां हुई। ये भी नियत मेरी थी कि मैं अपने कस्टमर्स को उनको प्लॉट के ऊपर पोजीशन देकर या रजिस्ट्री करा करके उनकी लायबिलिटी अगर कम करता चलता हूं धीरे धीरे, तो लोगों का आक्रोश या लोगों का गुस्सा या लोगों का जो अविश्वास वो थोड़ा कम हो। लायबिलिटी ऐसे नहीं उतरती, मुझे मालूम था अच्छे से। मेरे पास आज की डेट में भी रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रियां मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कंपनी के रिकॉर्ड में है, करीब तकरीबन 2000 एकड़ से ऊपर की जमीन रजिस्टर्ड है। आज की मैं बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। मैं अगर पूरे भारतवर्ष की जमीनों की बात कर लूं, 250 करोड़ से ऊपर का एडवांस पैसा किसानों के पास आज भी है। लैंड मैनेजर किसानों के पास में कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिस प्रोजेक्ट पर किसान पास एडवांस पैसे ना पड़े। इसके साथ ही साथ करीब तकरीबन 200 से 250 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी दिल्ली NCR के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उन जगहों पर निवेश है जहां पर हमने बिल्डर्स को सपोर्ट किया था और बिल्डर ने बदले में हमें माल देने की कोशिश करी थी। ये हमारी हैसियत है, आज भी ये हमारी हैसियत है। इसको मैं क्या कर सकता था मैं आपको बताता हूं, और मैंने क्या नहीं किया वो बताता हूं, लोगों ने मेरे साथ क्या किया वो मैं बताता हूं। मेरे भाई, जिन जिन जगहों पर मेरे अपने प्रोजेक्ट थे उन जगहों पर मेरे पास डायरेक्ट कुछ ऐसे लोग आते गए जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप अपनी जमीन हमारे नाम लिख दीजिए, बदले में जो पैसा आप कह रहे हैं उस पैसे को जहां कहीं वहां मैं आपको दे दूंगा। यानी इनडायरेक्ट वे में उस जमीन की डील करके कि कस्टमर को ना देकर किसी प्राइवेट प्लॉटर या बिल्डर या किसी ऐसे बंदे को दे सकते थे जो इन्वेस्टमेंट कर सकता था। उठा के देख लीजिएगा रिकॉर्ड, मेरा ऊपर वाला गवाह है, 1 इंच जमीन मैंने किसी और को नहीं दी, जबकि मेरे पास कई करोड़ के ऑफर आए। 1 इंच जमीन में जवाब मेरा यही होता था कि इतनी बड़ी लायबिलिटी शाइन की है, बगैर शाइन की लायबिलिटी खत्म किए जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। लोगों ने क्या किया, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जिन लोगों के नाम पर जमीन खरीदी गई थी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया था, उन लोगों ने जमीन का सौदा डायरेक्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अफवाहें उड़ा दी या उनके कान में बात डाली गई कि कंपनी भाग चुकी है। जिन किसानों को पैसा एडवांस दिलवाया गया था, दिया गया था, उनको लोग बहकाने लग गए कि तुम्हारे पास अगर 25 लाख पड़ा हुआ है तो 10 लाख रुपए रखो, 15 हमें दे दो। ये हुआ है मेरे साथ में, कंपनी के साथ में। 250 करोड़ से ऊपर का एडवांस था, ये बात मैं भी कर सकता था किसान से, लेकिन ये बात मैंने नहीं की। बात उन लोगों ने, उन गद्दारों ने करी जिन्होंने आपके बीच में अफवाहें उड़ाई, कंपनी भाग गई। जो 2 से 250 करोड़ रुपए दिल्ली NCR अंदर पड़ा था, वहां से मेरे पास ऑफर थे, वो मेरे अच्छे दोस्तों में से थे कि राशिद भाई अगर आप परेशान हैं या दिक्कत में हैं तो हम आपका पैसा आपको वापस कर सकते हैं किस्त बना करके। भाई हमने साफ मना किया कि नहीं, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी आप मेरी लायबिलिटी उतारने काम आएगी। 1 रुपए की प्रॉपर्टी मैंने बाहरी को नहीं बेचा मेरे भाई, लेकिन अगर चाह लेता तो ये ऑप्शन कल भी खुला था, आज भी खुला है और आगे भी खुला रहेगा कि मैं उस प्रॉपर्टी को शाइन कस्टमर के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट डील करके एक साथ पैसा ले सकता। जब हमने प्रॉपर्टी पे काम शुरू किया रिडिम्पशन का, तो 20%, 10%, 30% का वहां पर डेवलपमेंट चार्ज रखा गया। ज्यादातर जगहों पर 20% या 10% रहा है, 30% कहीं कहीं पर रहा है, या लोगों ने अगर उसके ऊपर ओवरलोडिंग करी तब रहा 30%। जिस जगह पर 20% या 10% रखा गया, उस जगह पर लोगों ने फोटो बना बना करके हमारे सभी एसोसिएट या हमारे सभी साथियों के बारे में गालियां लिखी, अभद्र टिप्पणियां करी, पुलिस FIR कराया, पुलिस से गिरफ्तार कराया।
कराइए। मेरा सवाल है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ये वो जगह थी जहां पर किसी बाहरी को अगर मैं अपने सारे प्लॉट देता, बाहरी व्यक्ति का जिससे शाइन में कोई लायबिलिटी नहीं थी, और उससे 50% डील करता कि ये मेरा प्लॉट बिकता है 7 लाख रुपए का, 3.5 लाख आप दीजिए, मैं अपना अंडर राइट कर देता हूं। ऐसे न जाने कितने कस्टमर मेरे पास थे। शाइन की लायबिलिटी नहीं उतरती, लेकिन कोई बाहरी प्लॉटर उस जमीन को ले सकता था और पैसा मुझे मिल सकता था। जो लोग 10, 15, 20% के डेवलपमेंट चार्ज को लेकर के उपद्रव करते थे, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी या नहीं जानते थे, या अगर उनका यही एक्शन रिएक्शन मैं गलत तरीके से लेता, मैं किसी बाहरी प्लॉटर को 50 से बेच करके निकल जाता, तो क्या आपका कोई भला होता? क्या आपको हित होता? और 10, 15, 20% क्यों लिया जा रहा था? मैंने अभी बोला कि करीब करीब 250 करोड़ से ऊपर एडवांस किसान को दिए गए हैं। हर जगह पर, हर जमीन पर, हर प्रोजेक्ट पर हमारे एडवांस पड़े थे। अगर हम उन एडवांसेस को भूल जाएं, कोई रजिस्ट्री ना कराएं, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर मुझे उन किसानों को पैसे देने हैं और हमारे सारे बैंक अकाउंट सीज हैं, कंपनी का काम बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 लाख की लायबिलिटी उतारने के लिए आपसे 2 लाख रुपए मांगा इसलिए जा रहा है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आपकी लायबिलिटी उतर जाए और हमारी नई जमीनों पैसा अगर पड़ जाएगा तो हमारे पास नया लैंड बैंक आ जाएगा और किसान के पास से पैसा डूबेगा नहीं, जिससे लोग डुबाने पे लगे। इसके अवध में लोगों ने हमारे एसोसिएट्स के खिलाफ FIR कराना, गालियां लिख करके उनके फोटो वायरल करना, पुलिस कंप्लेन के द्वारा अगर लड़का जा रहा है रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील में और किसी को पता चल जा रहा है तो ये 2-2 कौड़ी की उठाई गिरे, पुलिस को फोन करके या पब्लिकली ये बता करके कि ये यहाँ पे तहसील में है, इसे गिरफ्तार कराइए, इसे अरेस्ट कराइए, ये गद्दार है, देशद्रोही है, मक्कार है, पिल्ला है। आप मुझे बताइए कैसे लायबिलिटी उतरती है? पहले मैंने पैसा देने की कोशिश करी, ऑफिस से तोड़फोड़ किया गया। मैंने रजिस्ट्री करा करके लायबिलिटी खत्म करने की कोशिश करी, एक बार फिर से कंपनी खड़ा करने की कोशिश की, ऑफिस तोड़फोड़ किया गया। सबसे आखिरी में जो मेरा ऑफिस बंद हुआ, साउथ सिटी का ऑफिस बंद हुआ। बंद कमरे के अंदर काम किया जाता था, रिकॉर्ड निकाल करके क्या इनकी लायबिलिटी उतारनी, इनकी उतर गई है। वहां पर लोगों ने जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए कैसे लायबिलिटी? एक सवाल मेरा आपसे कि अब इसके अलावा क्या किया जाता है? 150 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड आपको हो सकता है ना मिला हो, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन अगर ये प्रक्रिया रहती तो 150 करोड़ की जगह 1,500 करोड़ भी हो सकता था। लेकिन अगर नहीं करने दिया गया तो मुझे पहला ये बताइए कि गाली खाने के लायक कौन है? जो कार्य को कर रहा है, अकाउंट सीज हो जाने के बाद, ऑफिस बंद हो जाने के बाद, लोगों गिरफ्तार हो जाने के बाद जो प्रयास कर रहा है लगातार, गाली वो खाने लायक है या जो लोग ये काम कर रहे हैं जिसके पीछे गाली वो खाने लायक है? मेरा पहला जो चैप्टर है वो यही है कि मैंने कभी भी रास्ता नहीं बंद किया। हाँ, हुआ क्या, मैंने जब लोगों को पैसा दिया तो उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। अगर किसी ने 10 लाख रुपए मुझसे लिया ये कहकर लायबिलिटी उतारना है, तो उस 10 लाख में 8.5 लाख रुपए की लायबिलिटी उन्होंने अपने परिवार की, व्यक्तिगत खुद की उतारी, अपने घर की लगी हुई आग को बुझाया, कस्टमर तक पैसा नहीं पहुंच पाया। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया गया। मेरे भाई, अगर कोई आकर के मुझसे दुबई मिलता था तो वीजा से लेकर, टिकट से लेकर, रुकने से लेकर मैक्सिमम लोग खाने पीने तक का इंतजाम कंपनी करके देती थी। वो वहां से 8-8 लोग, 10-10 लोग उड़कर क्यों आते थे, क्यों यहां पहुंचते थे, क्यों यहां रुकते थे? क्योंकि रास्ते दिए जाते थे। अगर रास्ता नहीं दिया जाता तो वहीं सौदा कर लिया जाता कि नहीं हम नहीं आएंगे। रास्ते जिम्मेदारी दिए जाते थे और हर आदमी कोई अपनी कोई अपनी कोई अपनी कोई अपनी बता करके जब यहां से एक रास्ता लेके जाता था तो जाने के बाद वहां पर आपसे क्या वो कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट मेरे सामने कुछ नहीं आया। अकाउंट सीज हुए, जमीन पर आए, जमीन पे आने के बाद वहां पर भी घोटाले हुए, सबने नहीं किए। मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं अपने उन बच्चों के मेहनत, श्रद्धा और सम्मान पे किसी तरीके से उंगली नहीं उठा सकता हूं जिन्होंने सामने रह करके पब्लिक की गालियां खा करके भी लायबिलिटी उतारने कार्य किया। उनके ऊपर मेरी कोई उंगली नहीं, लेकिन उनके पीछे चलने वाले बहुत से लोग हैं। कभी धरना के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, उन्होंने आपका
बहुत बहुत इस्तेमाल किया। आपको वो भेड़ समझ लिया कि जिसका दूध भी निकालो, जिसका ऊन भी निकालो, और उसके बाद जब किसी लायक ना रह जाए तो काट उसका मांस भी खा जाओ, उसका गोश्त भी बेचकर खा जाओ, हड्डी बेच दो, खून बेच दो। आपको वो दुधारू गाय या वो भेड़ समझ लिया इन लोगों ने कि हर तरफ से लूट लो, लूट के लेके निकल जाओ। ये चीजें हुई मेरे कस्टमर्स के साथ में। अब मैं आता हूं उस रास्ते की तरफ जो रास्ता मैं देने जा रहा हूं। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आप लोगों से, इसलिए नहीं कि मैं कहीं फंसा हूं और आपसे आपके साथ नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि जब मेरी कोई औकात नहीं थी तो मेरी औकात आपने बनाया। इसलिए कि जब मैं ऊंचाई पर पहुंच गया तो ऊंचाई पहुंचने के बाद जब आप मुझे सुनते थे, मुझे देखने आते थे, तो आपके आंखों में वो श्रद्धा, वो सम्मान में देखा करता था जो एक कंपनी और क्लाइंट का नहीं बल्कि एक परिवार का होता था। कभी गार्जियन बनकर, कभी भाई बहन कर, कभी मां बहन बनकर, कभी बहन बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी साथी बनकर, आप सभी ने मेरे लिए दुआएं की हैं, मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उन आंखों के अंदर जिनमें वो श्रद्धा और सम्मान देखा करता था, उन आंखों से पीछा नहीं छुड़ा पाता हूं। मैं इतनी दूर आकर के बैठा हूं कि मेरे पास, मेरे ऊपर कोई प्रेशर किसी का नहीं अगर मैं ना चाहता हूं। आज मैं अपने दूसरे कारोबार खड़ा कर चुका हूं। अगर साइंस सिटी में 1 रुपए की लाइबिलिटी ना भी उतारूं या साइंस सिटी ना भी स्टार्ट करूं तो मेरे लिए पैसा कमाना या जहां मैं रहता हूं वहां पे रहना, अपनी जिंदगी जीना कोई मुश्किल नहीं है। मैं बहुत आराम से, बहुत सुख से, बहुत सुकून के साथ मैं अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकता हूं। अगर मैं आपसे दूर जाऊं तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता है और ना है, लेकिन एक चीज का प्रेशर, आत्मसम्मान का प्रेशर। आपने जो मुझे प्यार दिया है, जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, यही वजह थी बैंक अकाउंट फ्रीज होने से पहले मेरे व्यक्तिगत बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं कि अगर मेरी नियत खराब होती तो उतना पैसा छोड़ा नहीं जाता, लेके भागा जाता है। आप उसे भी चेक करा सकते हैं। राशिद नसीम के नाम पर जितने बैंक अकाउंट हैं, सिर्फ 2 बैंक अकाउंट पाएंगे आप, एक फेडरल बैंक, एक आईसीआईसी बैंक। फेडरल बैंक आपका गोमती नगर ब्रांच, आईसीआईसी बैंक आपका आशियाना ब्रांच। इन्हीं 2 बैंक के अंदर मेरे बैंक अकाउंट है। इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन चेक करा सकते हैं। अगर मेरी नियत भागने की होती मेरे भाई तो मैं वो पैसा पहले निकाल लेता। करीब तकरीबन 30-40 लाख रुपए उसके अंदर पड़े होंगे, आप उसे चेक करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मेरी नियत भागने की होती तो 2020 में कोविड लगने से पहले से 2021 तक मेरे पास मेरी जमीनों की डायरेक्ट डील के ऐसे सौदे आए जहां पे करीब तकरीबन 100-200 करोड़ रुपए मैं ले सकता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने सामने वाले को साफ साफ मना किया। लोग आपके बीच में हैं जिन्होंने मुझे ऑफर किया है, लोग हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने मुझे ऑफर किया। पहले वो दोस्त थे, आज वो विरोध में भी खड़े, उन्होंने मुझे ऑफर किया। ये खड़ा होता बंदर जैसा लड़का काव काव करता रहता, आप लोगों के बीच में नेतागिरी दिखाता है। इस गधे ने मुझसे कानपुर की जमीन वेयर हाउस बनाने के लिए किसी और पार्टी देने की बात करी थी और मैंने साफ मना किया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि ये जमीन साइंस सिटी कस्टमर्स की यहाँ लायबिलिटी उतर जाएगी। इलाहाबाद के अंदर, बनारस के अंदर, कलकत्ता के अंदर, बिहार के अंदर, नोएडा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर मेरे पास डायरेक्ट डील आई। मैंने साफ साफ मना किया है, साफ साफ मैंने मना किया ये कहकर कि शाइन परिवार की लायबिलिटी है। इससे ज्यादा ईमानदारी से काम किसी कंपनी ने किया तो मुझे बताइए। और आज मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, फिर भी ये मेरे प्रयास से मैं आपसे बात करूं। मुझे किसी मेरे पीए ने, मुझे किसी मेरे लीगल ने राय नहीं दिया, मुझे किसी एसोसिएट ने राय नहीं दिया, क्योंकि ये अगर मैं करने लग गया हूं तो लोगों की पोल खुलने लगी। जिन लोगों को मैंने जमीन दी, जिन्हें मैंने पैसा दिया, एक ऐसा नाम है जिसने यहां बहुत तकलीफ दी है कि मैंने उसको 2021 लॉकडाउन से पहले अभी तक मैंने पैसा दिया, अभी तक मैंने उसको सपोर्ट किया। टीम के नाम पर, काम के नाम पर मैंने जमीन दी, मैं उसको इतना पैसा दे चुका हूं। मुझे लगा कि इसने अपनी टीम बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा। नीचे जब बात होनी शुरू हुई तो समझ में आ रहा है कि बंदा मुझे उल्टा गाली दे रहा है। तब जाकर के मैंने रास्ता निकाला, पब्लिक से खुद दूंगा, मैं खुद बात करूंगा। अगर मैं आपके बीच में नहीं आता, इस बात को आप ध्यान से मान लीजिए, अगर मैं आपके बीच में नहीं आता तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था सिवाय मेरी अंतरात्मा की, सिवाय मेरी उस अंतरात्मा की जिसे आप लोगों ने बनाया, जिसे आप लोगों ने एक वजूद दिया। आज मैं कुछ मांगने आपसे नहीं आया हूं, आज मैं
बताने के लिए आया हूं। इसकी बच्ची की शादी है तो पूरी की पूरी शादी मैं अपनी तरफ से फाइनेंस करा देता था कि जाओ शादी कराओ, जो खर्चा होगा मैं दूंगा। मैं वो इंसान हूं जिसके पास एक मैसेज आता है कि रायबरेली रोड पर पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ में एक पेशेंट बीमार मौजूद है, उसके इलाज में 8 लाख रुपए चाहिए, फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, कृपया सपोर्ट करिए। मेरे पास एक छोटे सपोर्ट का मैसेज आया और मैंने अपनी कंपनी के लोगों को भेज करके 4 लाख रुपए पीजीआई में डिपॉजिट कराया, जिसको मैं जानता तक नहीं था, और बाकी 4 लाख की गारंटी ली। हम उस मरीज को नहीं बचा पाए थे, हमारा कोई नहीं लगता था। मैं वो इंसान हूं जिसने न जाने कितने बीमारों का इलाज कराया। मैं वो इंसान हूं जिसने न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई पैसे खर्च किए। मैं वो इंसान हूं जिसने न जाने कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दे करके चलना सिखाया, काम करना सिखाया। अगर मेरे पास कोई आकर के अपनी परेशानी बताता 2019-20 में, जबकि मुझे लग रहा है कंपनी खड़ा करना है, तो क्या आपको लगता है कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए होंगे? रिकॉर्ड सबूत तो मैं बाद में दे ही दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं होता था, मैं उनके लिए खड़ा रहता था, तो क्या आपको लगता है कि मैंने लोगों को पैसे नहीं दिए होंगे? क्या आपको लगता है पैसा लेके भागा मैं? अगर पैसा लेके भागता तो मैं दुबई के अकाउंट से पैसा इंडिया अकाउंट में नहीं भेजता। मैं जितनी बातें कर रहा हूं सारी बातें मैं बैंक ट्रांजेक्शन की कर रहा हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने ऐसे दे दिया वैसे दे, नहीं साहब, बैंक अकाउंट में दिए पैसे, आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने 2019 में 150 करोड़ रुपए आंख बंद करके ऐसे दे दिया कि पैसे लेके जाओ। इसके साथ साथ एलटीएल का प्रोग्राम शुरू हुआ। एलटीएल बारे में बताना बहुत आवश्यक है, आप जान लीजिए। एलटीएल प्रोग्राम में 15% पैसा छोड़ दिया जाता था छोटी मोटी लायबिलिटी दूर करने के लिए। आप में से बहुत से लोग याद होंगे, 8.5 लाख रुपए देते थे और 10 लाख रुपए का कैबिनेट तैयार होता था। 8.5 लाख रुपए हमारे पास आता था, अकाउंट में आता था, और 10 लाख कैबिनेट, यानी वो जो 1.5 लाख था ना, वो छोड़ा जाता था लायबिलिटी खत्म करने के लिए कि आपकी लायबिलिटी खत्म कर दी जाए। इसके बाद जो चीज थी, सॉरी, इसके बाद जब मैंने एलटीएल में 1.5 लाख ये छोड़ा, तब लोगों ने कहा सर अभी इसके जरिए नहीं बल्कि कुछ और इंतजाम कराइए। मैंने अपने सभी लोगों को, जितने लोग मेरे थे, मैंने अपने सभी लोगों को यह बोला कि अपने अपने बैंक अकाउंट, यानी कंपनी का एक बैंक अकाउंट उनको दिया गया, और यह बोला गया कि इस बैंक अकाउंट में पैसा लीजिए आप, और जो पैसा आएगा उसमें से 25% पैसा मैं छोड़ दूंगा, बाकी बचा पैसा वो एलटीएल में जाएगा कैबिनेट के लिए। अब हो जाता है कुल 40% पैसा, यानी 10 लाख में 4 लाख रुपए लायबिलिटी के लिए छोड़ा गया। अगर कोई माई के लाल ये कहता है उसने एलटीएल में 10 करोड़ का काम किया, तो 4 करोड़ रुपए उसके पास हैं लायबिलिटी खत्म करने के लिए। ये पैसा वो ट्रांसफर करते थे, कंपनी उन्हें नहीं देती थी, उनके अकाउंट में पैसे आते थे, उनके मतलब कंपनी बैंक अकाउंट होता था, और वो बैंक अकाउंट का टोटल कंट्रोल उनके पास होता था। तो अगर कोई ये कहता उसने एलटीएल में 10 करोड़ का काम किया है, तो पहले सवाल करिएगा 4 करोड़ रुपए लायबिलिटी का किसको दिया तुमने? 6 लाख रुपए जो मेरे पास आते थे, उसमें मुझे 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग करानी होती थी। उसके बाद भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लीडर मेरे पास आते गए कि सर कुछ और सपोर्ट करिए, तो हमने कुछ और भी सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि तब इरादा था कि कंपनी खड़ी हो जाएगी, रियल एस्टेट से पैसा आ जाएगा, प्रॉपर्टीज पैसा आ जाएगा। लखनऊ के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा फ्लैट मात्र 10, 15, 20, 25% के उसके ऊपर दिया गया लायबिलिटी उतारने के लिए कि चलो वहां से पैसा आ जाएगा। इस सारे पैसे हम लोगों ने लायबिलिटी में ही डाले। ये सारे पैसे कलेक्शन के थे मेरे भाई। अगर एलटीएल में 100 करोड़ का काम हुआ तो 40 करोड़ रुपए भी कंपनी ने वो दिए, वो कंपनी पैसा ना देती, वो भी अपने पास लेकर आती। अगर करीब 25 से 30 फ्लैट के ऊपर कंपनी को पर फ्लैट 10 लाख रुपए भी आया, 20 लाख रुपए भी आया, तो 5 से 6 करोड़ रुपए वो भी कंपनी के पास होता, कंपनी उसे भी ना देती। एक गाड़ी मैंने खरीदी थी, मैंने आज तक अपनी कोई गाड़ी बेची नहीं, लेकिन वो गाड़ी से मैं चलता नहीं। बताना इसलिए आवश्यक है आप लोगों को कि आप जानेंगे तो आपको
जानकारी में रहना जरूरी है। मेरी गाड़ी जगुआर, जो मुझे जगुआर कंपनी ने इतनी गाड़ियां खरीदने पर बहुत सस्ते रेट पे दिया था, उसकी कीमत करीब 1,10,00,000 रुपए नई की थी। वो गाड़ी मैंने लिया था, मैं चढ़ा नहीं था उस गाड़ी पर। जनवरी मैंने गाड़ी ली थी और मई के अंदर हादसा हो गया था। लौट कर आया हूं तो हमारे ही कंपनी के एक प्रेसिडेंट के जरिए उस गाड़ी का सौदा किया गया आधे दाम पर। उस आधे दाम में भी आधा पैसा लायबिलिटी उतारने के लिए उन लोगों को और आधा पैसा अकाउंट के अंदर छोड़ दिया गया ताकि लायबिलिटी उतारी जाए। ऐसी लायबिलिटियां उतारी गई। अगर हमारी नीयत गलत होती तो ये गाड़ी बाहर ना बिक जाती। हमारी नीयत गलत होती तो एलटीएल का 40 करोड़ पे हिंदुस्तान में ना रुकता, मेरे पास आ जाता। हमारी नीयत गलत होती, प्राइम लोकेशन फ्लैट्स जिनको हमने 20%, 10% की कीमत पर दे दिया लोगों को लायबिलिटी के नाम पर, उस फ्लैट को 50% में बाहरी बिल्डर बेचा जा सकता था। कई करोड़ रुपए नजर के सामने मेरे भाई जो मेरे पास आ जाते। इतनी बात सिर्फ इसलिए कहने के लिए नियत मेरी खराब नहीं, नियत उनकी खराब थी जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई। नियत उनकी खराब थी जिन्होंने ये कहा कंपनी भाग गई। अगर भाग गई तो राशिद नसीम आज क्यों आपके बीच में आए? क्यों किसी को लेकर नहीं आए हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि कंपनी भागी नहीं। आज की डेट में 2000 एकड़ से ऊपर जमीन अगर हमारे पास है, 150-200 के आसपास फ्लैट निकल जाएंगे पूरे मिलाकर के, कॉमर्शियल प्लेट्स हमारे पास में अगर है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे भागने में ज्यादा अच्छा रहेगा, रुकना जी मेरे ज्यादा अच्छा? और भागना होता तो डेटा आप सामने खोलना ज्यादा अच्छा था या चुपचाप बेच निकल जाना ज्यादा अच्छा था? माल आपका है, पैसा आपका है, कंपनी उसे चुकाना चाहती है, कंपनी उसे देना चाहती है। और मैं आप लोगों को यह रास्ता बता रहा हूं कि अब बीच में किसी बिचौलिए को बगैर रखे हम कोर्ट के द्वारा आपके बीच में आ रहे हैं। कोर्ट के द्वारा आपके पैसे की अदायगी हो, इसलिए नहीं कि कोर्ट के द्वारा आपसे हम लड़ने आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी तरफ से आ रहे हैं कि ये हमारे हजारों कस्टमर हैं जिनकी ये लायबिलिटीज हैं, हमारे बैंक अकाउंट बंद है, हमारा ऑफिस बंद है, हमारा स्टाफ नहीं बैठ सकता है। एक बार हमें मौका दिया जाए, हम अपने ऑफिस को खोल करके अपने स्टाफ को बैठाएं। अगर कोई उपद्रवी तत्व वहां आकर के उपद्रव करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि अब तक यही होता रहा है। जितने भी हमारे लोग लायबिलिटी उतारने की प्रक्रिया में काम करने आ रहे हैं, क्या वो लायबिलिटी उतारने कंपनी सहयोग दें, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए कि उनके खिलाफ कोई भी आदमी कोई कमेंट्स ना कर पाए। और हम अपने स्टाफ के द्वारा, अपने लीगल पैनल के द्वारा आपकी लायबिलिटी को लेकर अपने अकाउंट से मैच करके आपको ये 3 ऑप्शन देने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी जिसमें आप बगैर पैसा दे रजिस्ट्री करा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी चाहे वो जमीन हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कमर्शियल प्लेट्स हो, जहां पर पैसा दे के आप लायबिलिटी उतारेंगे। अदरवाइज अगर आप पैसा चाहते हैं तो मंथली किस्त के साथ एक समय सीमा के अंदर आपको आपका पैसा दिया जाए। ये रास्ते लेकर के मैं आपके बीच में आ रहा हूं। हो सकता है कि अभी कुछ को समझ में आए, हो सकता है कुछ को समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी आप सभी को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी कोर्ट बंद चल रहा है, कोर्ट में अर्जेंसी लेवल पे 2 बार एप्लीकेशन मूव की गई, इस पे सुनवाई करके रास्ते दिए जाएं। लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ उन केस को लिया जा रहा है अर्जेंसी में भी जो केस अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल कोर्ट जैसे खुलती है, समर वेकेशन खत्म होता है, आपकी फाइल, आपका आदेश आपके पास में होगा। उन चीजों को मैं आपके सामने सम्मुख रखूंगा भी, पेपर में भी दूंगा मैं, और इसके साथ साथ मैं भी आपके बीच में हूंगा। मैं आऊंगा, मेरी टीम रहेगी, हम सब मिल करके अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारेंगे। आपको मुझे 10 रुपए देना है, मेरा 12 रुपए का माल है, मैं जानता हूं। लेकिन यदि उल्टा हो गया कि आपको मुझे 12 रुपए देना हुआ, मेरे 10 रुपए माल हुआ, तो मैं इतना जानता हूं, अपने कस्टमर इतना मुझे विश्वास है कि 10 रुपए मैं चुकाते चुकाते पहली बार इतना सामर्थ्यवान मैं खुद बन जाऊंगा कि मैं 10 या 15 खड़ा कर लूं। आपका सहयोग मिला तो मैं इतना सामर्थ्यवान खुद बन जाऊंगा। यदि नहीं भी मिला आपका सहयोग तो भी बनने की कोशिश करूंगा। यदि नहीं बन पाया तो 12 रुपए जिसे देना, अगर उसे 10 रुपए देकर हाथ जोड़ लूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा कस्टमर मुझे क्षमा भी करेगा, क्योंकि मेरी नीयत और मेरे प्रयास में कोई कमी या कोई गलती नहीं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस बात को लेकर जाइएगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं आपके बीच में ऐसे आऊं। मेरे पास कोई वजह नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि या किसी ने मुझे दबाव दिया कि मैं आपसे बात करूं। मुझे कोई दबाव प्रेशर नहीं है कि मैं इस तरह कार्य करूं। किसी ने नहीं दिया है सिवाय मेरी अंतरात्मा, सिवाय उस राशिद नसीम को जिसे आपने बनाया है।
सिवाय उस राशिद नसीम को जिसका आपने पैर छू के कभी आशीर्वाद लिया है, सिवाय उस राशिद नसीम जिसको कभी आपने अपने हाथ से उठा के आशीर्वाद दिया है, सिवाय उस राशिद नसीम से शाइन परिवार को एक परिवार बनाया है। यकीन जानिए, मैं कसम खा कहता हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है सिवाय मेरी अंतरात्मा की, और कोई लीगल दबाव नहीं है और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, किसी माफिया गुंडा के दबाव नहीं मेरे ऊपर। मैं जिस जगह पे हूं बहुत सामर्थ्यवान हूं, बहुत इज्जत के साथ में हूं, बहुत खुशहाल हूं, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं। यदि मैं आपका सामना ना भी करूं तो मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकता हूं। लेकिन बात फिर वही आती है, हजारों लाखों लोगों के बीच में अगर मैं अपने काम के जरिए पूजा गया तो हजारों लाखों लोगों के बीच में मैं वापस एक बार अगर चला गया तो जिंदगी भर के लिए लोग इस बात को गाएंगे, गुणगान करेंगे, अपने आगे पीढ़ी तक बताएंगे कि हाँ कोई कंपनी थी जिसने ये किया। अन्यथा मुझे एक कंपनी के बारे में बता दीजिएगा आप मेरे भाई, पिछले 20-25 सालों से मैं भी इंडस्ट्री में हूं, 50 साल का इतिहास उठा के बताइएगा एक कंपनी जिसने नेटवर्क मार्केटिंग पे काम किया हो, बड़ा बड़ा नाम था। पल्स ग्रुप ले लीजिए, सहारा ग्रुप ले लीजिए, रोज वैली ले लीजिए, न जाने कितनी कंपनी का नाम था। एक कंपनी के बारे में बताइएगा जिससे बहुत बड़ा लैंड बैंक था, किसी का मालिक आकर के अपने कस्टमर से मिला हो, बात किया हो और लायबिलिटी उतारने के लिए अपनी जमीन कस्टमर के लिए खोल रहा। किसी ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे ख्याल से कोर्ट खुलने के बाद 6 माह का मैं समय लूं और 6 माह के अंदर मैं काम कर लूं। मुझे उम्मीद है कि शायद इसी साल के अंत होते होते मैं अपने कस्टमर की 50% ज्यादा लायबिलिटी पूरी कर लूं। मुझे उम्मीद है अगर मैं करूंगा तो जरूर कर ले जाऊंगा। मैं आपसे आशा करता हूं, आपसे मैं यही यकीन करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं उस विश्वास को बना करके मेरा सहयोग करें अपनी लायबिलिटी उतरवाने के लिए। अपने अगर आपका सहयोग मुझे मिला, अगर आपका प्यार मुझे मिला, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिला आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए, तो ये मेरा कर्तव्य होगा मैं उसे उतारूं, मैं उतार ले जाऊंगा। और मैं फिर से बोलूंगा कि मुझ पर कोई दबाव, प्रेशर, कोई ऐसी चीज मेरे ऊपर नहीं है जिससे मजबूर होकर मैं काम करूं, सिवाय अपने कर्तव्य और सिवाय अपने अंतरात्मा की। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपसे दूर जाऊं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी रहे या उसका सौदा किसी से कर दूं और हिंदुस्तान की वो गरीब जनता जिसने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बच्चियों की शादी के लिए अपनी गाढ़ी कमाई की पूंजी हमारी कंपनी में डाला हो, मुझे कतई ये चीज अच्छी ना लग रही, ना लगेगी कि आपका पैसा मेरे पास रास्ता होते हुए मर जाए। यदि आपका पैसा मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती से मरेगा। यदि आपका पैसा मरेगा तो सिर्फ ऐसे लोगों के बहकावे से मरेगा जो लोग आपका आज तक एक पैसे काम नहीं कर पाए, लेकिन आपको बहकाना उनका काम लगातार मजबूर है। सोशल मीडिया पर मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में लाखों बातें डाली गई, एक बंदा मैंने नहीं खड़ा किया जो जा करके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मेरी इमेज को अच्छा करे। अदरवाइज ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग भी होता है, एक डिपार्टमेंट ORM कहा जाता है। अगर मैं खड़ा कर देता तो आपके एक बुरे कमेंट्स में 10 अच्छे कमेंट्स आने शुरू हो जाते, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा गालियां, चुपचाप देखता रहा, मैं बदनामियां सहता रहा, चुपचाप लोगों ने मां बहनों गाली दी, मैं चुपचाप देखता रहा क्योंकि वो मेरा काम नहीं था। अगर मैं चाह लेता तो मैं उस पर जाकर के अपनी टीम लगा करके लोगों को गालियां दिलवा सकता, लेकिन एक कमेंट्स नहीं पाएंगे आप मेरी तरफ सोशल मीडिया पर। मुझे क्या क्या नहीं बनाया गया, मुझे गद्दार बनाया गया, भगोड़ा बनाया गया, रेपिस्ट बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाया गया मुझे, मैंने कहीं जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा काम उससे नहीं निकलता। अब मैं काम करने जा रहा हूं, आपके गाली देने से मुझे एक फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। जिस जगह मैं बैठा हूं उस जगह पर तारीफ वालों को वाहवाही नहीं मिलती, गाली वालों को वाहवाही मिलती है। आप लोगों ने इतना बड़ा मेरा नाम बना दिया गाली दे दे करके कि वो लोग जो यहां बैठे हैं ना, उन्होंने मेरे को ये सपोर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, आप काम करो अच्छे से, कितना बड़ा काम करें, हिंदुस्तान से आया तो हम साथ में खड़े हैं आपके। धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने मेरा नाम इतना बड़ा कर दिया कि जहां मैं बैठा हूं वहां पे बदनाम आदमी की ज्यादा इज्जत होती है। मैं गलत नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने जो काम कर दिया मेरे साथ में उसका भी मुझे फायदा मिल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज औकात तो मानी जाती है कि 10-20 हजार करोड़ का आदमी है,
आज औकात तो मानी जाती है, हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा काम करके आया है, आज औकात तो आप ही ने बनाया है, आपने ही मेरा नाम बनाया है। धन्यवाद मैं इसके लिए भी आपको बोलूंगा, गाली देने के लिए भी धन्यवाद बोलूंगा, बुरा कहने के लिए धन्यवाद बोलूंगा, आरोप लगाने के लिए धन्यवाद बोलूंगा, ये इतना बड़ा नाम बनाने के लिए धन्यवाद बोलूंगा आपको। लेकिन एक निवेदन अब करूंगा, जहां कहीं भी सोशल मीडिया में है, अगर मेरी बात गलत लगी है फिर गाली दीजिए, और सही लगी है तो कृपया करके समर्थन करिए, कृपया करके उन चीजों से उससे भी फायदा मिलेगा आपको और हमें। कृपया करके समर्थन करिए कि यदि कंपनी लौट कर वापस आना चाहती है, हम आपके बीच कुछ बेचने नहीं आ रहे हैं। अगर कंपनी वापस आना चाहती है, अगर कंपनी लायबिलिटी उतारना चाहती है, अगर कानून में प्रावधान है, अगर ये रास्ता कानून के अंदर है, तो हम कंपनी के साथ खड़े हैं। अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे कोई बुराई भी नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ एक बात, ये इसलिए बात कही क्योंकि यार जब तक मैं सामने नहीं था तब तक बेइंतहा गाली दी गई। अगर आपके अंदर भी आपकी अंतरात्मा जिंदा है तो जरा मुझे आप बताइएगा कि मेरी नियत में मेरी कहां कमी रह गई थी। जब पैसा मेरे पास था, बैंक अकाउंट सीज नहीं थे, मैंने पैसे दिए। जमीन पे रजिस्ट्री मैंने आंख बंद करके दे दी, जमीन खोल दिया, जाओ जमीन रजिस्ट्री कराओ। वहां मेरे बच्चे गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, उन लोगों को जेल डाल दिया गया। साहब पैसा दिया जा रहा है, ऑफिस तोड़फोड़ किया जा रहा है, कोई नहीं खोलता अपना ऑफिस। हमारे ऑफिस को चकनाचूर कर दिया गया, उसकी फोटो बना के, उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया गया। उससे क्या मिल गया लोगों को, उससे क्या हासिल हो गया लोगों को? उससे क्या मिल गया लोगों को, उससे क्या हासिल हो गया लोगों को? कुछ नहीं। मैंने जमीन पर रजिस्ट्री करानी शुरू करी। जरा आपसे पूछता हूं कि आपका बेटा अगर रजिस्ट्री कराने जा रहा होता, उसकी फोटो लिख के छाप दी जाती, गद्दार, कुत्ता, पिल्ला, इनाम 10,000, 25,000, 50,000, तो क्या अपने बच्चे को आप जाने देते? रजिस्ट्री कराने जाए तो मुसीबत, और ना करे तो मुसीबत। पैसा दे तो बुराई, ना दे तो बुराई। कैसे लायबिलिटी उतर सकती बताइए मुझे आप? कौन गद्दार है, कौन आपका गुनहगार है, कौन धोखेबाज है, कौन आपके पैसे में रोड़े डाल रहा है? मैं तो करके बैठा हूं, 150-200 करोड़ बांट के बैठा हूं, न जाने कितने 100 बीघे जमीन रजिस्ट्री करा के बैठा हूं, हजारों कस्टमर को प्लॉट रजिस्ट्री करा के देखो यहां बैठा हूं, इतनी दूर रह करके, हजारों मील दूर रह करके। लोग वहां रह करके आपके पीछे नंबर बदल दिए हैं, कहते हमसे मतलब नहीं है। जिनके घर तक आप पहुंच सकते हैं वो कहते हमसे मतलब नहीं है, और मैं इतनी दूर बैठा हूं, आपसे मतलब रख रहा हूं। कौन गद्दार है? लोग पैसा पाने के बाद भी आज अपनी कॉमर्शियल दुकानें चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और आप 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। जब मामला आता है कहते कंपनी भाग गई, जा FIR करा दो। 40-50% के कमीशन उनको मिला है। आपको अच्छे से पता है, जरा सोच के बताइए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उनके कपड़े देखिए, उनकी घड़ियां देखिए, उनकी गाड़ियां देखिए, उनकी कोठियां देखिए, उनकी भाषा देखिए, खर्चे देखिए, कहां से आते पैसे? ये 50% पैसा अगर कंपनी बांट देती थी और उसके बाद हजारों एकड़ जमीन वहां पड़ी हुई है, मेरा सवाल है कंपनी पैसा लेकर कौन सा भागी? अगर 10 करोड़ आया, 5 करोड़ कमीशन चला गया, 5 करोड़ के बाद जो बचता है वो जमीन में डाल दिया गया। कंपनी कौन सा पैसा लेके भागी मेरे भाई? आज कंपनी का जमीन पे डाला पैसा ही आपके काम आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने कमीशन 50 रखा है वो काम नहीं आ रहे आपके। आज जो 50% पैसा जो कंपनी की जमीन पे डाला था वही आपके काम आ रहा है, और वो भी मेरे पास मौका था उसको बेच के मैं निकल जाता। और जिन लोगों को 5% दे दिया गया, जो वहां बैठ करके मौज काटे, क्या ऐसा हो गया मात्र 6 माह के अंदर की सड़क पर आ गए? वो चुनाव में पैसा दिखा है, अब पैसा दिख रहा है। आपके बीच में रहकर, आपका अपना होकर, आपके करीब का होकर, आपका साथ ना देने वाले लोग, जो बंदा इतनी दूर बैठा है, करोड़ों रुपए दे दिया,
करोड़ों की जमीन दे दी, वो चोर है, वो गद्दार है, वो गलत है। किसी की भी इतनी ना हैसियत है, ना औकात है, ना हिम्मत है कि वो राशिद नसीम को मजबूर करे कि वो आपसे बात करे, सिवाय राशिद नसीम के। और ये राशिद नसीम का कर्तव्य है, ये राशिद नसीम की जमीर है, ये राशिद नसीम का फर्ज है कि अपने कस्टमर साथ खड़ा हो। इसलिए मैं खड़ा हूं। आपका सबसे करीबी अगर कोई दुनिया में है शाइन सिटी के अंदर जो आपकी लायबिलिटी के लिए कुछ कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ राशिद नसीम है, दूसरा कोई नहीं है। मेरी बात गलत लगती हो सोशल मीडिया पर थूक दीजिएगा, और सही लगती हो तो 2-4 सवाल देकर जा रहा हूं कि 150 करोड़ रुपए गया किसके पास। जिन्होंने लिया उनसे पूछिए। ये प्लॉट की रजिस्ट्रियां कराई गई तो क्यों बच्चों के खिलाफ एफआईआर कराया जाने लग गया, क्यों उन्हें जेल डलवाया गया। अगर उन्हें जेल डलवाना हल था, वो जेल चले गए, रुक गया, तो क्या आज वो आपकी लायबिलिटी पूरी करेंगे? आज मैं बंद कर दूं सब कुछ और आपसे कह दूं कि जिन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया वही लायबिलिटी आप उतारेंगे, तो क्या आप उनसे लायबिलिटी उतरवा लेंगे? क्या वो आपके काम आएंगे? और जो लोग ये कहते हैं कि एफआईआर कर देने से, लीगल कर देने से पैसा मिलेगा, उनके एफआईआर से अगर 10-15 लोग गिरफ्तार हो गए तो क्या उन्होंने आपका पैसा दे दिया? क्या आपका पैसा मिल गया? और अगर आज मैं आपके सामने आकर आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके पैसे की अदायगी के लिए खुद प्रयास कर रहा हूं, देना चाह रहा हूं, तो क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ है तो अगली मीटिंग मत आइएगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी बात हो गई लोगों से, नहीं तो हजारों लोगों ने मिलकर एक इसी इंसान को बेवकूफ बनाया हुआ था, और जिसका नुकसान लाखों लोगों को हो रहा था। आज अगर आपकी भी अंतरात्मा जिंदा है तो मैं बता रहा हूं कि जमीन पड़ी हुई है, मेरा सामर्थ्य है कि मैं कर सकता हूं, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, मेरा सामर्थ्य दिया जा सकता है। यार एक माहौल बना दो, एक साथ दे दो, एक मौका दे दो, मुझे नहीं अपने आप को भी। उन गरीबों को जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई की पूंजी कंपनी में डाली है, उन मजबूरों को जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं, बैंक से लोन लेकर पैसा कंपनी में डाला है, उन लोगों को जिनके परिवार में कोई पालन हार नहीं रहेगी इस कोविड के टाइम पर, हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन अगर अंतरात्मा जिंदा है तो आपसे बहुत लंबा समय नहीं मांग रहा हूं और आपके लिए मांग रहा हूं, एक माहौल बना दो, एक साथ दे दो। मैं कोर्ट के द्वारा आ रहा हूं, अगर कोई कानून का ज्ञाता है तो चैलेंज कर दे कि भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है ये। हजारों कंपनियों को मौका मिला इस तरह से, अगर है तो चलिए मिलकर के इस रास्ते पर चलते हैं, चलिए मिलकर के आपकी नहीं सबकी लायबिलिटी उतारते हैं। आपका 10 रुपए है, मेरे 15 रुपए देने के लिए है, लेकिन आपका 10 रुपए है, मेरे 9 रुपए भी हुआ तो कम से कम 9 रुपए तो चुका लूंगा मैं। अगर मेरी बात और मेरी एक्शन और मेरे कदम में आपको सच्चाई दिखती है तो मैं यही चाहूंगा, कृपया करके साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, और झूठ लगता है तो मैं इंतजार करूंगा आपकी गालियों का, जितना दे सकते उतना दीजिए। मुझे बुरी नहीं लगती, अब बुरी नहीं लगती मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो सम्मान एक बार फिर से पा लूंगा। मुझे पता है कि एक बार आप सभी लोग काम शुरू होगा, आज जो गाली देगा ना, कल जब रास्ते निकलने शुरू करेंगे तो गाली वाला भी आगे खड़ा होगा। बस यही निवेदन है कि अपनी पहचान उनमें मत कराइएगा, कि जिन्हें देख करके दिल से ये निकले कि यार जब मैं इस कठिन परिस्थिति से अकेला लड़ रहा था तो जो लोग मेरा साथ देने आए थे वो लोग ये हैं, और जो लोग साथ नहीं दे रहे थे आज वो लाइन लगा खड़े हैं। बहुत मेहनत से कमाया है आपको, और आपकी कमाई है ये मेरा आत्मसम्मान, आपकी कमाई है मेरी अंतरात्मा, आपकी कमाई मेरा आज का प्रयास। इसे आप ही बढ़ाएंगे और इसे आप ही गवाएंगे। आपके हाथ में आपकी लायबिलिटी आने का, खत्म होने का रास्ता। उल जुलूल लोगों के साथ में जा करके अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। देखिए कैसे लड़ रहे हैं आपस में लोग अपनी, जो पहले एक संगठन में थे
सारे चोर मौसेरे भाई थे, आपस में थे, हम ये करें। आज जो कैसे लड़ रहे कुत्ते की तरह अपने आपस में, ये आपस के नहीं हुए, बोटी के लिए लड़ रहे, बोटी के लिए। कोई किसी की बहन गाली दे रहा है, कोई किसी की मां को गाली दे रहा है, कोई किसी बेटी गाली दे रहा है, कोई किसी की गाली दे रहा है। क्या क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। ये आपका पैसा दिलवाएंगे, ये आपके साथ खड़े होंगे? नहीं साहब, आपने करोड़ों में चंदे के लिए दिया है ना, इसलिए कुछ लाख रुपए खर्च करके ये दिखा रहे हैं कि आपकी मदद कर रहे हैं। मैं बस अपनी बात को यही खत्म करते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं राशिद नसीम सिर्फ एक इंसान था पहले, लेकिन आज राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप एक ऐसा इंसान जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो आपने बनाया है। मैं फिर से बोलूंगा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आपसे बात करने का। मैं ना भी करता तो आप में किसी डिमांड नहीं की थी। आप मुझे गाली देते थे, थक चुके थे, हार चुके थे, एफआईआर करा करा घर बैठ चुके थे, सारे जतन कर चुके थे। आप पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं आया हूं आपके बीच में, मुझे कोई लाया नहीं है। मैं आया हूं आपके लिए, मुझे किसी ने प्रेशर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस स्तर से मेहनत की है। मुझे पता है कि मैंने इस परिवार को कैसे बनाया है। दुनिया ने पैसा कमाने के लिए शाइन सिटी में काम किया था, मैंने शाइन परिवार बनाने के लिए शाइन के लिए काम किया था। लोगों के प्याउट थे, मेरी सैलरी थी, 2 ही बैंक अकाउंट है। पूरे जीवन काल में शाइन सिटी के 2013 से लेकर के 2019 तक मात्र 2.5 से 3 करोड़ का ट्रांजेक्शन दोनों बैंक अकाउंट के अंदर है। एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है, एक थी वो भी लाइबिलिटी उतारने के नाम पे दे दिया। एक प्रॉपर्टी मेरे परिवार के नाम पे नहीं है, उठा के देख लीजिए आप। मैंने शाइन परिवार बनाने के लिए काम किया था, हुनरमंद आदमी हूं। दुनिया में अगर अपना काम कर ले गया तो इतने लोग मेरे पास हैं, इतने लोग मेरे पास हैं, मुझे जीवन भर कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ आदमी बनाए। आज जहां वहां भी मेरे पास आदमी है, हिंदुस्तान में नहीं कई देशों में मेरे पास आदमी है। मुझे अपने लिए कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक आवाज दूंगा तो कम से कम 100 ऐसे बच्चे मेरे पास हैं जो मेरे लिए हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का चंदा भी मुझे दे देंगे ना, तो मेरा खर्च चल जाएगा। 100 बच्चे मेरे पास हैं आज ऐसे डेडिकेटेड, जो अपनी कमाई से 10,000 रुपए सिर्फ मेरे नाम पे इसलिए दे देंगे कि राशिद सर के लिए देना है। मैंने ये कमाया, ये बनाया मेरे भाई। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आप लोगों को अपने रास्ते बता चुका हूं। टैलेंटेड हुनरमंद आदमी हूं, कमाने खाने के लिए बहुत कुछ मेरे पास हुनर है, लेकिन लायबिलिटी उतारने के लिए सिर्फ आपका साथ चाहिए। कमाने खाने के लिए आपका साथ नहीं चाहिए, वो मैं कर ले रहा हूं, कर लूंगा। लायबिलिटी उतारने के लिए आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए। आपकी पॉजिटिव सोच मुझे ताकत देती है। कुछ भाई साहब आज भी मुझे गालियां लिखते हैं, भेजते हैं मेरे उसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर, मैं उसको भी सुनता हूं। मैं वो नंबर भी सेव करते चल रहा हूं। कुंडली खोद के निकाल लूंगा मैं कहां से वो नंबर लिया उन्होंने, किस नाम से नंबर है ये। आज नहीं, जब काम शुरू कर दूंगा, जब लायबिलिटी उतारना शुरू कर दूंगा, घुस जाऊंगा ऐसे लोगों के घर में, पाताल से खोद के निकालूंगा ऐसे लोगों को। इंतजार कर रहे हो मेरे सिर्फ आने का। मेरा रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं इसका मैंने सामना ना किया हो, ऐसा कोई माफिया नहीं जिसके साथ में बैठा ना हो, जिसके सामना मैंने ना किया, उसकी धमकी मेरे पास ना आई हो। ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने झेला ना हो जिंदगी के अंदर। बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मर्द आदमी मर्द से जबान से नहीं बना है, झेल झेल के बना है, झेल झेल के बना है। 2013 में हवाई चप्पल पहनकर काम शुरू करने वाला इंसान 2019-20 तक हवाई जहाज सफर करने वाला बनाया है। बहुत कुछ झेला इसने, बहुत कुछ सहा है इसने। ये सब बकबकाते हैं ना, ये मेरे आगे ये भी नहीं है, हुर्रे मुड़ जाएंगे ये अगर मैं अपने सामर्थ पर आ गया। लेकिन नहीं, पहले आपकी लायबिलिटी उतारूंगा, पहले उस पर काम करूंगा, पहले वो करके दिखाऊंगा, पहले उसकी शुरुआत करूंगा। बाकी मैं अपनी लड़ाई हमेशा चुपके से अपने आप लड़ता हूं। 7 साल का अरसा जो मेरा बीता हिंदुस्तान में शाइन सिटी को लेकर, मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, आपको पता तक नहीं चलने दिया है। न जाने कितनों से लड़ा हूं और हारा किसी से नहीं हूं। ये सब बच्चे हैं मेरे आगे, बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े होते हैं। मेरे बच्चे जिन लोगों को फूंकने उड़ जाए ना, ये उनकी वो औकात नहीं है। ग्रुप में जुड़े हैं कुछ लोग ऐसे,
जो ग्रुप में बनाता हूं हर जगह पहुंच जाते हैं, वो नंबर ऐड कर देते हैं ताकि वहां से नंबर निकाल करके आपको फोन कर सकें। आपसे में लड़ करके मर रहे हैं ये आपस में। आज मैं इतना पगला दूंगा अपने आप को मार देंगे। ये गलत जगह पंगा ले लिया इन लोगों ने। चलिए उतारने की बात करते हैं। मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं, आपके लिए हूं, और पहले भी कहा था कि जब तक मैं खुद ना कह दूं कि मेरी मौत हो गई तब तक यकीन मत करना, मानना मत कि मैं खत्म हो गया हूं। राशिद नसीम वही है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत से मोहब्बत करता है। जीऊं कैसे मैटर नहीं करता, जिस दिन मरूंगा उस दिन क्या लेकर और क्या देगा मैटर करता मेरे लिए। मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत से मोहब्बत करता हूं, पाने से ज्यादा देने की इच्छा रखता हूं। इसलिए राशिद नसीम हूं, बदला नहीं हूं। कल भी वही था, आज भी वही हूं और भी वही रहूंगा। आप सभी लोगों के लिए बहुत ढेर सारे प्यार सम्मान के साथ मैं इस मीटिंग खत्म करता हूं। मौका दीजिए, जल्दी कोर्ट खुल रही है, आपके बीच खुशखबरी लेकर के आऊंगा। मत घबराइएगा, मत परेशान होइएगा। आपके लिए जिम्मेदारी मेरे सर पर है। कोई उतारे ना उतारे लायबिलिटी मैं उतारूंगा। मैं ये कह के नहीं भागने वाला हूं कि नहीं पैसा आपका डूब गया, जाओ जो करना हो कर लो। मैं ये कह के नहीं भागने वाला हूं, क्यों? क्योंकि माल वहां पड़ा हुआ है। और एक बार सोच के देखो यार, वो जमीनें क्या मैं किसी और को नहीं बेच सकता था? अभी रजिस्टर कराई हजारों, किसी बिल्डर की नहीं करवा सकता था? कस्टमर की रजिस्ट्रियां करवाई हैं, कोई धमकी दे रहा है, कोई एफआईआर कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा, उस गधे की रजिस्ट्री कराई है। अरे गधे, जब तेरी करा सकता था तो जो बंदा मुझे पैसा दे रहा है क्या उसकी नहीं करा सकता था? तुझे क्या लगता है तेरे दबाव में काम किया है हमने इसलिए काम किया कि गधे तेरे पीछे न जाने कितने कस्टमर है, तेरा परिवार है, और तू अपने आप को 30 मार्खा समझने लग गया। अदरक मिल गई तो पंसारी समझने लग गया तू मुझे। शेर सो रहा है तो उसकी मुझ को आके छेड़ के चला गया तो तुझे यह लग रहा है कि तूने शेर को हरा दिया। अबे जिस दिन शेर पटका मारेगा ना तो हड्डी पसली सब कहां जाएगी पता नहीं चलेगा, वजूद खत्म हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों को देख करके अच्छा लगा, और आपको मुझे देख के अच्छा लगा तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। राशिद नसीम हूं, मर भी जाऊंगा तो सोच में जिंदा रहूंगा, और जब तक जिंदा हूं किसी की सोच में गलत विचार की तरह से नहीं आऊंगा। आ गया हूं तो उसे बदलूंगा जरूर, क्योंकि मैंने हमेशा अपने व्यक्तित्व के लिए काम किया है, मैंने हमेशा अपने जमीर के लिए काम किया है, मैंने सच कभी पैसे के लिए काम नहीं किया है। बहुत से लोग गवाह हैं कि मैं एक शहर दूसरे शहर चला तो मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे। किसी बच्चे को फोन कर देता था, यार इस शहर के अंदर जरा 50,000 भेज दो, लेके लोग आ जाते थे। कभी मेरे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कोई, बल्कि इससे मोहब्बत नहीं बहुत दिखा दिया पैसा आप लोगों ने। पैसा बांटने की आदत है, लेकिन भागने की आदत तो नहीं है। भाग तो तब जाते जब 300 करोड़ रुपए आपने एक दिन दे दिया था। भाग तो तब जाते जब आपने 55 करोड़ रुपए एक दिन दे दिया था। भाग तो तब जाते जब पैसे बरस रहे थे कंपनी के अंदर। लौट के नेपाल से आए थे, भाग तो तब जाते मेरे भाई 150 करोड़ रुपए नहीं देते। नेपाल से आए भाग तो तब जाते जब जमीनों का सौदा करने मेरे पास लोग आए थे कि सर ये प्रोजेक्ट हमें दे दीजिए, 6 महीने शांत बैठ जाइए, इतने पैसे ले लीजिए, यहां हम अपना बोर्ड लगा के साइंस सिटी लाइबिलिटी उतारेंगे। पैसा तब लेके भाग जाते। नहीं भाग सकते यार, नहीं भाग सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों का। अपना प्यार अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। वही मेरी ताकत, वही मेरी पूंजी, उसी के लिए मैं आया हूं। अन्यथा एक बार फिर से कहूंगा, कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है, चाहे मेरी अंतरात्मा की। चेहरे देख रहा हूं, जिन बच्चों को मुझे देख करके मेरे अंदर मतलब खुशी आती थी, जिनके खून के अंदर उबाल आता था मुझे देख करके, तो इन चेहरों को देख रहा हूं। इससे बड़ी पूंजी मेरी कोई और नहीं हो सकती। मेरा परिवार मुझे वापस दे दीजिए, मेरा सब ले लीजिए। मेरे कस्टमर मुझे वापस दे, मेरा सब ले लीजिए। मुझे लायबिलिटी उतारने का मौका दे, मेरा सब ले लीजिए। नहीं समझ में आता है ना तो एक एक प्रोजेक्ट पकड़ लीजिए। नहीं समझ में आता है कि बैंक अकाउंट ले लीजिए, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं, गलत जगह मत फंसिए। हमारे कस्टमर में वापस दे दीजिए। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं इसको मैंने झेला ना हो, ऐसा कोई माफिया नहीं इसको झेला ना हो। मैंने एक बार नहीं कई बार मौत का सामना किया, तब ये परिवार मैंने बनाया, मेरा परिवार में। यही आपसे निवेदन है। गाली देना हो दे लीजिए गाली, बहुत दे चुकी गाली। आप कुछ बना हो गाली देने से बताइए मुझे, दुआएं देंगे, जरूर सब कुछ बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर ये मीटिंग जल्दी करेंगे आप सभी लोग साथ में। जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन जाना मजबूरी है, जरूरी है। अगली मीटिंग फिर से मुलाकात होगी। ग्रुप तैयार हो रहे हैं लगातार, 22 ग्रुप बन चुके हैं। आगे 2-3 ग्रुप और मैं बनाने वाला हूं। नए कस्टमर भी जोड़िए और ऐसे ग्रुपों से निकल जाइए, आपका दिमाग खराब होता है जहां पे समय बर्बाद। धन्यवाद।